बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका मेरे YouTube चैनल में। आज हम लोग देखेंगे क्लास 7 का विज्ञान का चैप्टर नंबर 5 का पार्ट 2। पार्ट 1 को हम लोगों ने कंप्लीट कर रखा है। अगर आप पार्ट 1 का वीडियो नहीं देखा है तो मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, वहाँ से आप लोग जाकर पार्ट 1 का वीडियो देख पाएंगे। तो चलिए पार्ट 2 का जो टॉपिक है उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं और समझते हैं। जो पहला टॉपिक है वो है 5.3 यानी कि उदासीकरण। उदासीनीकरण है, इसके बारे में हम लोग आइए पढ़ते हैं और समझते हैं उदासीनीकरण होता क्या है। तो देखिए हम लोगों ने पढ़ा है कि अम्ल जो होता है नीले लिटमस को लाल कर देता है और जो क्षारक होता है लाल लिटमस को नीला कर देता है। हम लोगों ने पार्ट 1 में ये जो है अम्ल और क्षारक के बारे में पढ़ा था और इसका क्रियाकलाप भी किया था। तो अम्ल जो होता है नीले लिटमस को लाल कर देता था और क्षारक जो होता है वो लाल लिटमस को नीला कर देता था। आइए अब हम देखेंगे कि जब किसी अम्ल को किसी क्षारक में मिलाया जाता है यानी कि अम्ल और क्षारक के विलयन में क्या होता है, तो हम उस सूचक का उपयोग करने जा रहे हैं जिसका आपने अभी तक उपयोग नहीं किया है। फिलान लाफेथेलिन कहते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं क्रियाकलाप 5.5 को। यह क्रियाकलाप शिक्षक द्वारा कक्षा में निर्देशित किया जाना चाहिए, यानी कि शिक्षक के देखरेख में ही ये क्रियाकलाप आप करें। तो देखिए किसी प्रणाली के 1/4 भाग को तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से भर लीजिए। इसका रंग नोट कर लीजिए। जो भी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का जो रंग होगा सबसे पहले उसको नोट कर लेना है। इसके बाद फिलानफेथेलिन विलयन के रंग को भी नोट कर लीजिए, जो भी उसका रंग है। सूचक के 2 या 3 बूंद अम्ल में मिलाइए। जो भी सूचक है उसको 2 या 3 बूंद अम्ल में मिलाना है। इसके बाद जो चित्र जो है 5.4 में दिखाया गया है, इसके बाद प्रकनली को धीरे धीरे हिलाइए। ज्यादा जोर से हिलाने नहीं है आपको, धीरे धीरे हिलाने हैं। क्या आपको अम्ल के रंग में कोई परिवर्तन दिखाई देते हैं? जब ऐसा कीजिएगा तो कोई ना कोई परिवर्तन दिखाई देगा ही देगा। अम्लीय विलयन में ड्रॉपर से सोडियम हाइड्रोक्साइड की कुछ बूंदे डालने हैं। इसके बाद प्रकनली को धीरे धीरे हिलाइए, ज्यादा जोर से नहीं हिलाना है आपको। क्या विलयन के रंग में कोई परिवर्तन होते हैं? देखिए विलयन को निरंतर हिलाते हुए बूंद बूंद करके सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन को डालते रहना। जब तक डालना है तब तक कि हल्की गुलाबी रंग उसमें ना आ जाए, तब तक उनको डालना है। इसके बाद अब इसमें तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की एक बूंद और मिलाइए। आप क्या देखते हैं? क्या विलेन पुनः रंगहीन हो जाता है? फिर से सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बूंद डालना है। ठीक है, हाइड्रोक्साइड की एक बूंद मिलाइए। क्या रंग में कोई परिवर्तन होता है? पुनः क्या होता है, जो विलेन है वो पुनः गुलाबी हो जाता है। तो देखिए यह स्पष्ट है। इससे इस एक्सपेरिमेंट से हमें क्या पता चलता है? सो इसके बारे में देखिए कि यह स्पष्ट होता है कि जब विलयन क्षारकीय होता है तो फिलानफेथेलिन जो होता है गुलाबी रंग देता है। इसके विपरीत जब विलयन अम्लीय होता है तो यह रंगहीन हो जाता है। तो ये निष्कर्ष निकलता है। तो देखिए आगे चलते हैं कि जब किसी अम्लीय विलयन में क्षारकीय विलयन को मिलाया जाता है तो दोनों विलयन एक दूसरे के प्रभाव को उदासीन कर देते हैं। जब किसी अम्ल और क्षारक के विलयन को उचित मात्रा में मिलाया जाता है, यानी कि उचित मात्रा में मिलाया जाता है यानी कि बराबर मात्रा में, तो विलयन की प्रकृति ना तो अम्लीय रहती है और ना ही क्षारकीय होती है। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो अम्ल तथा क्षारक दोनों की प्रकृति क्या हो जाती है? लुप्त हो जाती है या समाप्त हो जाती है। इस प्रकार बना विलयन ना तो अम्लीय होता है और ना ही क्षारकीय होता है। उदासीनीकरण के तत्काल यानी कि तुरंत बाद प्रकनली को स्पर्श करे, क्या आपको अनुभव होता है? उसमें देखिए उदासीनीकरण का अभिक्रिया में सदैव ऊष्मा निकलती है, यानी कि गर्मी जो हीट होती है उत्पन्न होती है, अर्थात निमुक्त होती है यानी कि रिलीज होती है। निर्मुक्त ऊष्मा से अभिक्रिया मिश्रण का ताप भी बढ़ जाता है। जो भी उसमें मिश्रण होगा उसका भी क्या हो जाएगा? ताप जो होता है, गर्मी जो होता है, हीट जो होता है वो बढ़ जाएगा। उदासीनीकरण अभिक्रिया में नया पदार्थ निर्मित होता है जिसको हम लोग लवण कहते हैं। लवण अम्लीय, क्षारकीय अथवा उदासीनी प्रकृति के हो सकता है या तीनों प्रकृति के हो सकता है। देखिए अम्लीय भी हो सकता है, क्षारकीय भी हो सकता है और उदासीन प्रकृति का भी हो सकता है। अतः उदासीनीकरण को नियम रूप से परिभाषित किया जा सकता है। जैसे आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा कि उदासीनीकरण का ये जो है परिभाषा है। किसी अम्ल और किसी क्षारक के बीच होने वाली अभिक्रिया को उदासीनीकरण कहलाती है। ठीक है, एक बार फिर से,
किसी अम्ल और किसी क्षारक के बीच होने वाली अभिक्रिया को हम लोग क्या कहेंगे, उदासीनीकरण कहेंगे। इस प्रक्रम में ऊष्मा के निर्मुक्त होने के साथ साथ लवण और जल भी निर्मित होते हैं, यानी कि बनते हैं। तो यहाँ पे देखिए कुछ दिया गया है, इसके बाद हम लोग आगे चलेंगे, इसको पढ़ने के बाद ही आगे चलेंगे। देखिए यहाँ पे, क्या आप अम्ल वर्षा शब्द से परिचित हैं? अगर आप साइंस पढ़ते हैं तो अम्ल वर्षा आपको जरूर सुना होगा शब्द। क्या आपने कभी अम्ल वर्षा के क्षतिकारी प्रभाव के बारे में सुना है? क्या क्या उससे क्षति होते हैं अम्ल वर्षा से? तो आइए जानते हैं इसी वीडियो में कि देखिए, जैसा कि नाम से पता चलता है, जब वर्षा जल में अम्ल का मात्रा अत्यधिक होती है तो वह अम्ल वर्षा कहलाती है। या एक बार फिर से, कि जब वर्षा में जल में अम्ल की मात्रा अधिक होगी तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, अम्ल वर्षा कहेंगे। अम्ल जो होता है वो वर्षा के जल में कहाँ से आता है, इसके बारे में देखिए कि वर्षा जल अम्लीय इसलिए होता है क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जैसी गैसें जो वायु में प्रदूषित गैसें हैं और प्रेजेंट रहती है हमेशा। तो क्या होता है ना कि जो वर्षा जल में घुलकर क्रमशः कार्बनिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल बनाती है, यानी कि वर्षा के जो जल होते हैं उनमें घुल जाते हैं और कार्बोनिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल बनाती है। जो अम्ल वर्षा होती है उनसे जो होती है ऐतिहासिक इमारतें, पौधे, भवनें और जंतुओं को क्षति पहुंचा सकती है, जो भी वर्षा जल होती है। तो चलिए आगे चलते हैं, इसके बारे में पढ़िए। देखिए, अम्ल जो होता है, अम्ल और क्षारक मिलकर क्या बनाते हैं, लवण प्लस जल बनाते हैं। इसके साथ साथ ऊष्मा भी, यानी कि हीट भी बनाते हैं। देखिए, निम्नलिखित अभिक्रिया इसका उदाहरण है, जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जिसको हम लोग HCl भी कहते हैं, प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड जिसको हम लोग क्या कहते हैं, NaOH कहते हैं। तो मिलकर क्या बनाएंगे दोनों, सोडियम क्लोराइड, इसके बाद इसको कहते हैं NaCl, प्लस जल बनाएंगे प्लस ऊष्मा बनाएंगे। ठीक है, तो आगे चलते हैं। बूझों ने चूने के पानी में तनु सल्फ्यूरिक अम्ल मिलाया था। इसके बाद अभिक्रिया मिश्रण में गर्म हो जाएगा या ठंडा हो जाएगा। तो हम लोगों ने अभी तक पढ़ा, जो भी सल्फ्यूरिक अम्ल मिलाया जाएगा जो भी चूने चूने बूझे हुए चूने में, तो वो क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए कि 5.4 में कि दैनिक जीवन में उदासीनीकरण के उदाहरण क्या क्या होते हैं उसके बारे में देखिए। सबसे पहला जो है वो है अपाचन। तो देखिए, इसको पढ़ते हैं और समझते हैं क्या होता है। देखिए, हमारे अमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है, जो जो हम लोग चैप्टर 2 में पढ़ चुके हैं। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के कारण ही जो हमारे जो भोजन होते हुए पच पाते हैं, भोजन के पाचन में हमारी सहायता करते हैं। जो भी होते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, वो हमारे जो हम लोग भोजन करते हैं उसको पचाने में सहायता करते हैं। लेकिन आमाशय में अम्ल की आवश्यकता से अधिक मात्रा में होने से अपाचन हो जाता है, यानी कि जो अम्ल होते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हमारे पेट में जो मात्रा उपस्थित होनी चाहिए उससे अधिक हो जाए तो अपाचन की जैसी समस्या उत्पन्न होने लग जाती है। कभी कभी अपाचन काफी कष्टदायक होता है, बहुत ही कष्ट होता है उनसे। अपाचन से मुक्ति पाने के लिए हम दूध या मैग्नीशियम जैसा कोई प्रति अम्ल लेते हैं, जो अम्ल को काटता है उसी को प्रति अम्ल कर लेते हैं। जैसे मैग्नीशियम, जिसमें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है, यह अत्यधिक अम्ल के प्रभाव को उदासीन कर देता है और हमें जो होता है अपाचन से राहत मिलती है, जो दर्द करने लग जाता है उससे राहत मिलती है। आगे देखिए, जो दूसरा है चींटियों का डंक। ठीक है, इसको देखिए पढ़ते हैं। जब चींटियां काटती हैं तो वह त्वचा में अम्लीय द्रव डाल देती है। जब चींटियां काटती है तो त्वचा में क्या करती है, अम्लीय द्रव जो होता है उनके पास वो डाल देती है, उनके डंक में जो होता है वो डाल देती है। डंक के प्रभाव को नमीयुक्त खाने का सोडा, जिसको सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट कहते हैं, अथवा केलेमाइन विलियन मिलाकर उदासीन किया जा सकता है, जिसमें जिंक कार्बोनेट होता है। तो इस तरह से हम जब चींटी काटता है तो जब जलन होने लग जाती है तो इस तरह से हम राहत पा सकते हैं। आगे है मृदा उपचार। आगे देखिए कौन सा है, मृदा उपचार। रासायनिक उर्वरकों का अत्यधिक उपयोग मृदा को अम्लीय बना देता है। क्या करता है मृदा को, यानी कि मिट्टी को अम्लीय बना देता है। यदि मृदा अत्यधिक अम्लीय अथवा अत्यधिक क्षारकीय हो तो पादप यानी कि पौधे की वृद्धि अच्छी नहीं हो पाती है। जब मृदा अत्यधिक अम्लीय होती है तो उसे बिना बुझा हुआ चूना, कैल्शियम ऑक्साइड अथवा बुझा हुआ चूना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जैसे क्षारकों से उपचारित किया जा सकता है। यदि मृदा क्षारकीय हो तो इसमें जैव पदार्थ मिलाए जाते हैं, और जैव पदार्थ जिसमें कंपोस्ट खाद होता है जो गाय के गोबर से बनता है। ठीक है, मृदा में अम्ल निर्मुक्त होते हैं तो उसकी क्षारकीय प्रकृति को उदासीन कर देते हैं। तो इस प्रकार से मृदा का भी उपचार किया जा सकता है। अगला है कारखानों का अपशिष्ट।
देखिए अन्य कारखानों के अपशिष्ट यानी कि कचरे अम्लीय पदार्थ मिश्रित होते हैं, उनमें अम्लीय पदार्थ पाए जाते हैं। यदि ऐसे अपशिष्ट पदार्थों को सीधे ही जलाशय या नदियों में बहा दिया जाए तो मछली और अन्य जलीय जीवों को अम्ल नष्ट कर देते हैं, यानी कि जो अम्ल होते हैं वो नष्ट कर देते हैं। अतः कारखानों के अपशिष्ट को जलाशयों व नदियों में विसर्जित करने से पहले क्षारकीय पदार्थ मिलाकर उदासीन किया जाना चाहिए। इसके बाद ही जो भी जलाशय वगैरह हैं उनमें छोड़ा जाए। तो आज का पार्ट 2 का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। आप लोगों से मैं मिलता हूं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।